Om Shanti. This is the scientific analysis of Gyan points, and the topic is Science of Sattvic Lifestyle. कैसे आत्मा तंदुरुस्त बने 21 जन्मों के लिए. So let's understand the deep logic and science behind this. बाबा हमें एक बहुत सुंदर फॉर्मूला देते हैं जिसमें कहते हैं फूल बनने के लिए परहेज ज़रूरी है और योग से 21 जन्मों की तंदुरुस्ती बनती है. सपोज हमें गुस्सा आता है, हमें ईगो है और हमें फूल बनना है. फूल मतलब दैवी गुण धारण करना है. तो हमें परहेज करने पड़ेंगे गुस्सा छोड़ने के, ईगो छोड़ने के, है ना. ऐसा तो नहीं है कि हमें बनना तो देवी देवता है, फूल है, लेकिन हम गुस्सा साथ में लेके चलते हैं. थोड़ा थोड़ा गुस्सा कंटिन्यू कर रहे हैं अभी भी, थोड़ा थोड़ा ईगो अभी भी है हमें, थोड़ा थोड़ा मैपन है अभी भी, लेकिन हम फूल बन रहे हैं, है ना. ऐसा नहीं होता ना. तो हमें कुछ चीज़ों का परहेज करके चलना पड़ता है. इसीलिए बाबा कह रहे फूल बनने के लिए परहेज ज़रूरी है और योग से 21 जन्मों की तंदुरुस्ती बनती है. क्या बनती है? 21 जन्मों की तंदुरुस्ती. सो योग इज़ अ मेडिसिन जिससे एक जन्म के लिए नहीं, 2 जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए हेल्दी, हैप्पी एंड वाइज बनते हैं. अब इस वाक्य को 3 साइंटिफिक एंगल से समझते हैं. पहला, सात्विक भोजन एंड प्योरिटी ऑफ एनर्जी. ठीक है. दिस इज बायो इलेक्ट्रिकल लॉजिक. जब बाबा कहते हैं कि पवित्र के हाथ का भोजन ही फूल बना सकता है, तो उसका साइंटिफिक बेस है. क्या बोला? पवित्र के हाथ का भोजन ही फूल बना सकता है. इसीलिए ब्रह्मा भोजन की इतनी वैल्यू होती है. एक तो वो बना पवित्र के हाथों से होता है, दूसरा उसे भगवान को भोग स्वीकार कराया जाता है, उसके वाइब्रेशंस हाई होते हैं जिसे खाने से हम पे इफेक्ट होता है. ठीक है. फूड इज नॉट जस्ट न्यूट्रिशन, इट्स वाइब्रेशन. सी, अगर हमारी स्थिति ठीक नहीं है और हम कुछ अच्छा फूड इनटेक करते हैं, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू वर्क, है ना. मंदिर में जाते हैं, प्रसाद मिलता है क्योंकि ट्राई किया जाता है कि वो पवित्रता से बनाया जाए, परमात्मा की याद में बनाया जाए. इसीलिए उसके वाइब्रेशंस हाई होते हैं, इसीलिए उसे प्रसाद की तरह खाया जाता है. एक दाना भी नहीं उसका गिराया जाता, है ना. बट द बेस्ट पार्ट इज वो प्रसाद बनाना अब हमारे हाथों में है. अगर किसी भी ब्राह्मण को सच में प्रसाद करना है ना, तो वो केवल ब्रह्मा भोजन पर अगर ध्यान दे ले कि मैं खाना क्या खा रहा हूँ, पी क्या रहा हूँ, बस इस चीज़ पे ध्यान दे ले, तो 50% ऑफ प्रसाद हमारा पूरा हो जाता है. हमें 50% प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. ओके. पवित्र के हाथ का भोजन ही फूल बना सकता है. विज्ञान कहता है कि खाना सिर्फ कैलोरीज नहीं देता, वो बायो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी ट्रांसफर करता है. जिस व्यक्ति की मानसिक स्थिति अशुद्ध है और हम उसके हाथों का बना भोजन जो कि लो फ्रिक्वेंसी पैटर्न से बना है उसे खा लेते हैं, तो आपके एनर्जी फील्ड को डिस्टर्ब कर देता है. ठीक है. हर चीज़ क्या है? या तो एनर्जी है, या वाइब्रेशन है, या फ्रिक्वेंसी है. एनर्जीज हो गए हम सब चैतन्य, फिर बची वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसीज. जो भी एनर्जी जिस स्टेट में जो भी खाना बनाएगी उसमें वो वाइब्रेशन एंड फ्रिक्वेंसीज फ्लो करेंगी और वो आप इनटेक करोगे. बनाने वाले की जैसी मानसिक स्थिति थी वो डेफिनेटली आपको इन्फ्लुएंस करेगी, उसका प्रभाव आपको पड़ेगा, क्योंकि वो खाना आपके शरीर में जाने वाला है, आपके शरीर का हिस्सा बनने वाला है और आप चैतन्य एनर्जी 24 घंटा उस शरीर के अंदर रहते हो.
शरीर की भी तो कुछ वाइब्रेशंस बनती होंगी ना, उसकी भी तो कुछ फ्रिक्वेंसी होगी। इसे ऐसे समझे, लाइक यू आर अ ब्यूटिफुल फ्लावर, बट आपको एक ऐसे रूम में बैठना है जहाँ चारों तरफ गंदा है। अब आप चाहे फ्रेग्रेंस क्रिएट कर रहे हो, यू आर ब्यूटिफुल, योर नेचर इज अमेजिंग, बट आपके चारों तरफ क्या है? गंदगी है। अब आप चाहे कितनी फ्रेग्रेंस फैलाओ, लेकिन कहीं ना कहीं उस चारों तरफ की स्मेल का इफेक्ट आप पे होगा। ओके, हम आत्मा अपने बॉडी में कंटिन्यूअसली बैठे रहते हैं, इस ब्रेन को, इस पूरी बॉडी को ऑपरेट करते हैं। इसी को यूज करके हम नए नए संकल्प क्रिएट करते हैं, इसी के थ्रू हम नई नई सेवाएं करते हैं। बट गेस व्हाट, जिस शरीर में हम बैठते हैं उसके ही वाइब्रेशंस लो हैं, उसकी ही फ्रिक्वेंसी डाउन है, तो चीज़ें कैसे काम करेंगी? हाँ, आप क्रिएटर हो, आप चेंज कर सकते हो, बट अगर हम अशुद्ध भोजन के साथ पुरुषार्थ कर रहे हैं, बहुत टाइम लगने वाला है। हो जाएगा, ऐसा नहीं है चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ना, यू द सोल इज ऑलमाइटी। स्टिल अगर भोजन शुद्ध है, पवित्र भोजन है, पवित्र हाथों का बना भोजन है, पुरुषार्थ बहुत इजी हो जाता है। जो भी शरीर में इनटेक कर रहे हो, ध्यान रहे उसकी वाइब्रेशंस हाई होनी चाहिए, और वाइब्रेशंस हाई करना आपके हाथ में है। ऑल यू नीड टू क्रिएट अ थॉट, ये पवित्र भोजन है। शरीर के अंदर जाने से पहले उसे प्योरीफाई करो, ठीक है? ट्राई करें बाहर का बिल्कुल भी ना खाएं, इग्नोर करें। तो जब भोजन बनाने वाले के थॉट्स, इमोशंस उस भोजन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर भी असर डालते हैं, ठीक है? जैसे कभी कभी होता है ना, हमें हमारे मॉम के हाथ का भोजन बहुत टेस्टी लगता है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत प्रेम से बनाया होता है। चाहे वो बिल्कुल सिंपल दाल रोटी बनाएंगी, बट वो हमें बहुत टेस्टी लगता है। और बाहर जाके हम पंच पकवान भी खा लें, तभी भी वो हमें टेस्टी नहीं लगते कई बार, क्योंकि भोजन बनाने वाले के थॉट्स एंड इमोशंस उसके वाइब्रेशंस को इफेक्ट करते हैं, उसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर भी डिज़ाइन करते हैं। डॉक्टर इमोटो, जिन्हें सब जानते हैं, उन्होंने वाटर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उन्होंने ये सिद्ध किया कि लव, एंगर, फियर जैसे इमोशंस का पानी के क्रिस्टल्स पर इफेक्ट होता है। हमारे शरीर में 70% वाटर है। भोजन की उस एनर्जी का असर सीधा हमारी माइंड एंड बॉडी पर पड़ता है। भोजन की धारणा पानी से शुरू करें। जो भी पानी पिएंगे, हमेशा हमेशा उसे एक हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डाल करके पिए, ठीक है? क्या हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डालेंगे? उस पानी को देख के कह सकते हैं, आई मास्टर ऑलमाइटी। बस इतना बोलना है और कुछ नहीं करना होता, सोचना होता है बस। ये उसमें वो एनर्जीज चली जाती है, और बस आपको फिर वो इनटेक कर लेना है। इट्स वेरी सिंपल, इसमें नहीं हमें कुछ भी और बड़ी चीज़ करने की ज़रूरत है। लेकिन आदत डाल लो, जब भी पीना है उससे पहले ये बोलना है, या जो भी चेंज आप अपने अंदर लाना चाहते हो, आई एम द ओशन ऑफ प्योरिटी। पर जितनी बार भी पानी पियोगे, हमेशा उसे एक थॉट डाल करके पीना। थॉट पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे, अपने आप सोच बड़ी हो जाएगी, अपने आप उस लेवल का सोचने लगोगे जो भी वाइब्रेशन आप उस पानी में डाल रहे हो। अपने आप विचार कुछ ऐसे क्रिएट होंगे जो फ्रिक्वेंसीज आपने पानी में डाली। ब्रेन अपने आप उन फ्रिक्वेंसीज को कैच करेगा जो पूरे संसार में ट्रेवल करते रहती हैं। सो पानी का इंटेक बढ़ा भी सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, वो भी शरीर के लिए हेल्दी है। और पानी को एक थॉट प्रोवाइड करें पीने से पहले, और सेम थॉट रखें। आदत डाल लें कि मुझे यही थॉट रखना है, फिर कुछ टाइम के बाद वो आदत पड़ जाएगी। जैसे एक लास्ट होगी, अपने आप आएगा, आई एम मास्टर ऑलमाइटी, आई एम मास्टर ब्रह्मा।
फिर क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, वो नेचर बन जाएगी आपकी। ओके, सो इन लो फ्रिक्वेंसी थॉट्स से बचने का तरीका है कि सात्विक भोजन खाएं, कुक विद प्योर थॉट्स एंड एक्सेप्ट फूड फ्रॉम योगिक्स ओनली। अब कई लोग ये सोचेंगे कि हमारे घर में तो जो बनाने वाले हैं वो तो ब्राह्मण नहीं है, सो व्हाट टू डू। सी, कल समझाया था ना, ये इजी तो नहीं होने वाला है, खुद बनाना पड़ेगा। कुछ भी बनाना सीखे, कुछ भी बेसिक कुकिंग सीखे, खुद बनाए भोजन अपने लिए। जितनी अच्छी फ्रिक्वेंसीज डाल के बनाना चाहते हैं उतने लेवल की फ्रिक्वेंसीज डालें। चाहे चलो कोई भी प्योर आत्मा भी बनाएगी ना, तब भी वो अपने थॉट प्रोसेस के अनुसार बनाने वाली है। अगर सच में बादशाही चाहिए, अपने हाथ से भोजन बनाओ, भगवान को उसे भावना से भोग लगाओ और फिर स्वीकार करो। कुछ भी हेल्दी खाओ, फ्रूट्स खाओ, लिक्विड डाइट रखो, लेकिन जो भी शरीर के अंदर जा रहा है उस चीज का ध्यान रखो। अब अगर बादशाही चाहिए तो इतना ध्यान तो रखना पड़ेगा। And yeah, Didi had also started a different channel of PK सात्विक फूड स्टोरीज। खाना वहाँ से बनाना भी सीख सकते हो, क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं, कैसे बनाई जा सकती हैं, सात्विक भोजन कैसे बना सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज योग बल, दैट इज न्यूरो एंडोक्राइन इम्यूनिटी एक्टिवेशन। बाबा कहते हैं तुम योग बल से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो। अब ये कोई कल्पना तो नहीं है, ये गहरी न्यूरो एंडोक्राइन ट्रुथ है। जब आत्मा सुप्रीम सोल से कनेक्शन बनाती है तो ब्रेन की 3 सिस्टम्स एक्टिवेट होते हैं। पहला, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिससे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज होता है और एंजाइटी घटती है। दूसरा, पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन, जिससे मेलाटोनिन, डीप रेस्ट हार्मोन्स और सेरोटोनिन, हैप्पीनेस केमिकल्स रिलीज होते हैं। तीसरा, इम्यूनिटी बूस्ट, जहां रेगुलर योगिक कंसंट्रेशन से नेचुरल किलर सेल्स बढ़ते हैं जो शरीर में कैंसर या वायरस इफेक्टेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। जो शरीर में कैंसरस या वायरस इफेक्टेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। किससे होता है ये सब? योग बल से। इसीलिए बाबा कहते हैं हठ योग नहीं, राजयोग, जो आत्मा और परमात्मा के बीच प्योर लाइट एक्सचेंज है, वही 21 जन्मों तक प्रभाव देने वाला योग बल है। अब समझ आया कि कैसे हम नेक्स्ट 21 बर्थ्स के लिए हेल्दी, हैप्पी एंड प्रोस्पेरस बनेंगे? योग बल से। नाउ दिस योग बल is an amazing power. सो इसीलिए बाबा कहते हैं हठ योग नहीं, राजयोग, जो आत्मा और परमात्मा के बीच लाइट एनर्जी एक्सचेंज है। सो व्हाट इज राजयोग? एक प्योर लाइट एक्सचेंज है भगवान और हमारे बीच। ठीक है, जब भी हम योग में बैठते हैं हम अपने कुछ थॉट्स क्रिएट करते हैं जो बाबा तक पहुंचते हैं, बाबा भी कुछ थॉट्स हमें भेजते हैं। दैट इज मेडिटेशन। ठीक है, वो एनर्जी के रूप में हमारे अंदर एक्सचेंज होते रहते हैं, उसे कहते हैं मेडिटेशन। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी ब्यूटिफुल, इट इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। बस हमने इसे थोड़ा टफ समझ लिया है, ये टफ है नहीं। जब किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता ना, तब तक वो चीज़ हमें टफ लगती है। कोई चीज़ की अगर हमें नॉलेज है तो वो हमें ईजी लगेगी। ठीक है, अगर किसी को योग करना थोड़ा भी टफ लग रहा है, इसका मतलब है हमें उस चीज़ की बस अवेयरनेस नहीं है, हमें पता नहीं है। तो उस चीज़ का पता करना चाहिए।
योग बल एक ऐसी चीज़ है जिससे दुनिया में कुछ भी करना पॉसिबल है। बाबा कहते हैं बाहुबल से कोई विश्व पर राज्य नहीं कर सकता, योग बल से कर सकते हो। सब लोगों ने बहुत ट्राई किया है। सिकंदर, जिनके बारे में हम जानते हैं, द अलेक्जेंडर, जिन्होंने पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश की, जो इंडिया में आके रुक गए थे, ठीक है। उन्होंने पूरे विश्व को जीत लिया था। लास्ट में इंडिया में आते आते उन्हें रुकना पड़ा और फिर उन्होंने शरीर छोड़ दिया। ब्रिटिशर्स, जिन्होंने पूरी दुनिया को कंट्रोल कर ही लिया था। बाबा आज भी कहते हैं क्रिश्चियंस लोग अगर मिल जाएं, सारे एक साथ हो जाएं, तो ये पूरी दुनिया पर राज्य कर सकते हैं। बट बाबा कहते हैं ये नियम ही नहीं है। विश्व की बादशाही केवल योग बल से प्राप्त हो सकती है। तो जब हम योग बल से विश्व की बादशाही ले सकते हैं, हम अपने बेसिक बिहेवियर को तो चेंज कर ही सकते हैं, राइट। जब हम योग करते हैं, हम एक जन्म के लिए चीज़ें चेंज नहीं कर रहे होते, हम उसे आने वाले 84 बर्थ्स के लिए अपने अंदर शक्तियाँ भर रहे होते हैं। आने वाले 84 जन्मों के लिए हमारा पार्ट कैसा रहेगा वो हम अभी डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज दधीची ऋषि जैसे सेवा, दैट इज सेक्रीफाइस स्ट्रेंथ एंड नॉट वीकनेस। बाबा कहते हैं तुम्हें दधीची ऋषि मिसल हड्डियां देनी है, पर शरीर को कमजोर नहीं करना है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी डीप। बायोलॉजी कहती है शरीर में केमिकल्स, आयरन एंड मसल स्ट्रेंथ तभी बन रही है जब व्यक्ति प्रॉपर सात्विक डाइट लेता है, स्टेबल माइंड रखता है और हाई फ्रिक्वेंसी इमोशंस लाइक लव, ग्रेटिट्यूड और पीस में रहता है। वीकनेस कब होती है? जब लो इम्यूनिटी होती है। वो कब होती है? जब इमोशनल इनस्टेबिलिटी रहती है। सारा खेल है कि आपकी स्थिति कैसी है। इफ़ यू आर हैप्पी, तो बाबा कहते हैं कि खुशी जैसी खुराक ही नहीं है। पूरी बॉडी में कुछ भी हो, कोई भी बीमारी हो, बट अगर आप खुश हो तो सब हील हो जाता है। सो शरीर हेल्दी रहेगा या अनहेल्दी रहेगा, डिपेंड करता है कि आपकी स्थिति कैसी है। एंड सपोज मेरी स्थिति अच्छी है, बट मैं खाना ऐसे व्यक्ति के हाथ का खा रही हूँ जिसकी स्थिति अच्छी नहीं रहती है, देन वो धीरे धीरे मुझे इफेक्ट करेगी और मेरी स्थिति को भी डाउन कर देगी। ओके, सो सेक्रीफाइस विद स्ट्रेंथ इज इक्वल टू हाई पैनिक फ्लो एंड विल पावर। इसीलिए सेवा ऐसी होनी चाहिए जो शरीर को कमजोर न बनाए, बल्कि उसे शक्तिशाली और समर्पणशील बनाए। स्ट्रेंथफुल सेवा बिल्ड्स इनर विल पावर। अब यहाँ बात सेवा की भी हो रही है। दधीची ऋषि, जिन्होंने अपनी हड्डी हड्डी को समर्पित कर दिया था कि आप इसे यूज करें। ऐसे हड्डी हड्डी लगाना मतलब अपना हर संकल्प भगवान के प्रति समर्पित रखना। कल बात की थी ना हमने इस बारे में। बी ए गुड बाबाज हैंड, वो हमें यूज कर सके, वो जब चाहे हमें यूज करके दुनिया को ट्रांसफॉर्म करने का कार्य कर सके, उनका हम पे अधिकार होना चाहिए। वो कब होता है? जब हमारी स्थिति ठीक होती है, जब हमारा माइंड स्टेबल होता है, जब हम हर इन्फ्लुएंस से बाहर होते हैं। अगर हम किसी भी ऐसे व्यक्ति के हाथ का भोजन खा रहे हैं जिसकी स्थिति ठीक नहीं है, हम उसके इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे उसके हाथ का भोजन खाते ही। एंड ये चीज़ आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कोई आपकी बात सुने, आपकी बात माने, तो आप उसे अपने हाथ का भोजन खिलाएं। वो कंसिस्टेंटली अगर आपके हाथ का भोजन खाएगा, उसकी स्थिति, उसका थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होगा।
आपसे। सो दिस इज़ वेरी क्लियर, अगर हम किसी भी व्यक्ति के हाथ का भोजन खा रहे हैं, हम उस आत्मा के इन्फ्लुएंस में रहेंगे हमेशा। अब आप देखें, आप अच्छे व्यक्ति के हाथ का भोजन खा रहे हैं कि नहीं। और जब हम पे किसी भी प्रकार का इन्फ्लुएंस है, भगवान हमें यूज़ नहीं कर सकते। हम बेसिक सेवाएं कर सकते हैं, पर दधीची ऋषि जैसे नहीं कर सकते। हम बिल्कुल सरेंडर नहीं हो सकते, परफेक्टली समर्पित नहीं हो सकते, जब तक हमारे ऊपर किसी भी चीज़ का प्रभाव है। The next point is practical life parhez, that is energy hygiene. फूड हाइजीन के बारे में सुना है, बट दिस इज एनर्जी हाइजीन। हर प्रकार का परहेज रखो, ये सिर्फ फिजिकल डाइट की बात नहीं हो रही है। आज का मॉडर्न साइंस कहता है व्हाट यू वॉच, व्हाट यू लिसन टू, व्हाट यू इमोशनली एब्जॉर्व बिकम योर रियलिटी। जैसा देखेंगे और सुनेंगे हम, वैसा बन जाएंगे। अगर हम रील स्क्रॉल कर रहे हैं, इमोशनली हम वो चीज़ें एब्जॉर्व कर रहे हैं, वो हमारी रियलिटी बन रहा है। अगर हमारे घर में बच्चे कुछ भी नेगेटिव स्क्रॉल कर रहे हैं, वो उनकी स्थिति बन जाएगी। कुछ टाइम के बाद उनकी भाषा वैसी हो जाती है, हम सोचते हैं कहाँ से सीख लिया इन्होंने। वो रील जो स्क्रॉल कर रहे हैं, वो वहाँ से चीज़ें सीख रहे होते हैं। हमारा ब्रेन हमेशा एक ऐसे मोड में रहता है जहाँ हम चीज़ें कंटिन्यूअसली सीख रहे हैं। कुछ भी नेगेटिव देखा, कुछ भी ऐसी चीज़ देखी, वहाँ से भी ब्रेन, वहाँ से भी हम आत्मा कुछ ना कुछ सीख लेंगे। और ये इतना सबकॉन्शियस होता है, हमें पता भी नहीं चलता। हम बोल रहे हैं कि हम सिर्फ देख रहे हैं, बट उस चीज़ का इफेक्ट हम पर इंटरनली बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। अगर हम कुछ सुन रहे हैं, बुद्धि उसकी इमेजेस क्रिएट करेगी, इमेजेस का प्रभाव हम पे पड़ेगा, क्योंकि हम हर चीज़ इमोशनली एब्जॉर्व करते हैं। और अगर कोई चीज़ हमारे अंदर गई है, वो किसी ना किसी तरह बाहर भी निकलेगी, हमारे थॉट्स से, हमारे वर्ड्स से, हमारे बिहेवियर से। इसीलिए हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही देखें, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सुने, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही एब्जॉर्व करें। ठीक है। नाउ समवन विल से कि मैं तो रहता ही नेगेटिव लोगों में हूँ, मेरे तो चारों तरफ नेगेटिव लोग हैं। लोग नेगेटिव है, बट हमारी वृत्ति तो पॉजिटिव हो सकती है ना। हमारा उनको देखने का नजरिया पॉजिटिव होना चाहिए कि दे आर सोल्स, दे आर एनर्जीज, दे आर प्लेइंग देयर पार्ट। ना इससे बड़ा तो कुछ भी नहीं हो सकता। वो चाहे कुछ भी कर रहे हो, बट दे आर एक्टर्स। आपको ड्रामा की स्मृति है। ओके, सो दिस इज एनर्जी हाइजीन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिजिटल हाइजीन। उससे डायरेक्टली इफेक्ट किस चीज़ पे होता है? हमारी इमोशनल हेल्थ पे। अगर आप वॉयलेंट या लस्टफुल कंटेंट देखते हैं, तो आपका लिम्बिक सिस्टम बार बार उस एनर्जी को स्टिमुलेट करता है। इससे आपके संस्कार करप्ट होते हैं, सिर्फ देखने से। गलती से भी देखा है तो उससे भी, क्योंकि चारों तरफ नेगेटिव वाइब्रेशंस है। कुछ भी हम नेगेटिव देखेंगे, हम संसार की नेगेटिव वाइब्रेशन से कनेक्ट हो जाएंगे, और उसका बहुत जल्दी हम पे असर हो जाता है। पॉजिटिव का इतना जल्दी नहीं होगा जितना जल्दी नेगेटिव का हो जाएगा। संसार में ज़्यादातर लोग नेगेटिव सोच रहे हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं बुद्धि द्वारा परम धाम में रहो, सूक्ष्म वतन में रहो, बुद्धि द्वारा सतयुग को याद करते रहो। क्योंकि अगर इस संसार में हम रह रहे हैं, तो यहाँ का नेगेटिव इफेक्ट हम पे रहेगा, है ना। अब इस चीज़ का सल्यूशन क्या है? टीवी नहीं देखना, अशुद्ध चीज़ें नहीं पढ़नी। यही कारण है कि हमारे विचार, हम ब्राह्मण्स के विचार इतने हाई फ्रिक्वेंसी के होते हैं और हम स्टेबल होते हैं। ठीक है, संसार में लोग स्टेबल नहीं होते। एक ब्राह्मण आत्मा हमेशा ही यूनिक होगी इन कंपैरिजन विद एनी अदर सोल। चाहे संसार का कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति सामने आके बैठे, इफ यू आर अ ब्राह्मण, यू आर अ यूनिक सोल।
अपने आप को इस स्मृति में रखें कि आई एम ब्राह्मण, द चाइल्ड ऑफ ब्रह्मा, द स्टूडेंट ऑफ गॉड हिमसेल्फ। ओके, स्मृति में रहने से नशा चढ़ता है एंड नशे से खुशी होती है। ठीक है, कोई चीज़ का अगर हमें नशा नहीं है ना, कोई चीज़ की खुशी नहीं है, इस चीज़ का प्राउड फील नहीं करते ना हम अपने आप को लेके कि आई एम ब्राह्मण, आई एम मास्टर ब्रह्मा, आई एम द क्रिएटर, पुरुषार्थी जीवन कभी भी अच्छा लग ही नहीं सकता हमें। एक ब्राह्मण को जो नशा होना चाहिए, अगर उसको वो नशा नहीं है, लाइफ निरस है, संगम युग हमारा वेस्ट हो रहा है। ओके, सो सब चीज़ों के लिए धारणाएं बाबा कंटिन्यूसली बता रहे हैं। डिजिटल हाइजीन इज वन ऑफ द धारणा। The fifth point is introspection practice, self check mechanism। बाबा कहते हैं खुद से क्वेश्चन पूछो, अंतर्मुखी बने हो, स्वयं से पूछो। जब हम देवता बनते हैं तो हमारी चाल चलन कैसी होनी चाहिए। अब हम अगर खुद से क्वेश्चन पूछें कि क्या हम बने अंतर्मुखी, देवता बने, बट हम कहेंगे हम बहुत ट्राई करते हैं चुप रहने के लिए, मौन रहने के लिए, कम बोलने के लिए, बट होता नहीं है। यू नो व्हाट द रीजन इज, अंतर्मुखी बनने की प्रैक्टिस नहीं होती है। प्रैक्टिस होती है ये सारी चीज़ें कि मैं आत्मा हूँ, संसार में ड्रामा चल रहा है, मैं परम धाम की रहने वाली हूँ, मैं बाबा के सामने हूँ, हम दोनों अपनी वाइब्रेशंस एक्सचेंज कर रहे हैं, मैं सतयुग में देवता हूँ। ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करनी होती है, उसका कंक्लूजन होता है अंतर्मुखता। ऐसे नहीं कि मैं ये प्रैक्टिस करूँ कि मैं अंतर्मुखी हूँ, मैं अंतर्मुखी हूँ, मैं अंतर्मुखी हूँ। ऐसे भी नहीं होता कि हम ये सोचते रहे कि हम देवता तो बन नहीं पा रहे। हम तो बहुत गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। गुस्से पर अटेंशन नहीं होना चाहिए, अटेंशन होना चाहिए शांति पर कि मैं शांत स्वरूप हूँ। प्योरिटी एंड पीस इज माई नेचर। कंसिस्टेंटली जो वो प्रैक्टिसेस अंदर चलेंगी, उसका कंक्लूजन निकलेगा कि आपको गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा छोड़ने के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शांति भरने के लिए काम करने की ज़रूरत है। ओके, हम कई बार कहते हैं कि हम एडिक्शंस छोड़ नहीं पाते, हम देवताओं जैसे बिहेव नहीं कर पाते, क्योंकि हम इंटरनली वो प्रैक्टिसेस ही नहीं करते। ये अभ्यास है, रिफ्लेक्टिव न्यूरो कोग्निटिव प्रोग्रामिंग। इसकी टेक्निक क्या बताई बाबा ने? रोज़ सोने से पहले 5 मिनट लिखो, क्या मेरा आज का खान पान, चाल चलन, बोल मुझे देवता बना रहे थे या नीचे खींच रहे थे। क्या कहेंगे इसे? सेल्फ एनालिसिस, इंट्रोस्पेक्शन। ये एक सेल्फ इवोल्यूशन टेक्निक है, आपके फ्रंटल कॉर्टेक्स को एम्पावर करता है, जिससे आप स्वतः ही परिवर्तन करने लगते हैं। कोई भी चीज़ में परिवर्तन लाने से पहले हमें वो चीज़ पता होनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम मुझ में है। अगर मुझे प्रॉब्लम ही नहीं पता ना मेरी, तो मैं सॉल्यूशन कैसे ढूंढूंगी, मैं चेंज कैसे लाऊंगी। सॉल्यूशन ढूंढने के लिए पहले मुझे खुद का इंट्रोस्पेक्शन करना ज़रूरी है। पहले मुझे अपनी प्रॉब्लम तो पता हो, सेल्फ एनालिसिस। और जब हम ये चीज़ें लिख देते हैं ना, कि बाबा जो कहते हैं रोज़ रात को लेटर लिखो, वो बस ऐसे ही नहीं कहते हैं, उसके पीछे रीज़न होता है। जब हम ये चीज़ें लिखेंगे कि आज मेरी खाने की धारणा टूटी, आज मैंने फलां को गुस्सा किया, ये चीज़ ऐसे हुई, ये सारी चीज़ें देवता वाले बिहेवियर से मैच नहीं होती हैं, तो रात को ब्रेन सोचना शुरू करेगा सबकॉन्शियसली कि क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं देवता बनने की, और अगर मेरा बिहेवियर ऐसा है तो इसे चेंज कैसे किया जाए।
हम एक्टिव माइंड से भी सोच सकते हैं। रात को सोने से पहले किया गया एनालिसिस हमारी स्थिति को बहुत डीपली इफेक्ट करता है। सुबह आप सेम थॉट प्रोसेस के साथ उठेंगे और माइंड कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस भी दे देगा, है ना, क्योंकि सारा ज्ञान हमारे अंदर इंटरनली फीडेड है। इट इज जस्ट कि वो इमर्ज नहीं है। सर निकोला टेस्ला भी ऐसे ही करते थे। अगर उन्हें कोई चीज़ समझ नहीं आती थी, वो रात को सोने से पहले उस चीज़ को लिखते थे और सपने में उनको इन चीज़ों का सल्यूशन मिलता था। या रात को ब्रेन उन चीज़ों का सल्यूशन देता था, सुबह उनके पास उस प्रॉब्लम का सल्यूशन होता था। बट हमें ये सब चीज़ें एक्टिवली सोचने की ज़रूरत है। द 6th पॉइंट इज फ्यूचर विजन फ्रॉम नाउ टू 21 बर्थ्स। बाबा कहते हैं कि तुम आज जो भोजन, विचार और कर्म करते हो उसका प्रभाव 21 जन्म तक रहता है। ये चीज़ों को हम एग्जैजरेट नहीं कर रहे, ये एक एपिजेनेटिक्स है। इस मॉडर्न साइंस ने सिद्ध किया है कि हमारे कर्म, बिहेवियर, लाइफस्टाइल हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के जीन्स को इन्फ्लुएंस करता है। तो सोचिए, जब आज आत्मिक, सात्विक और पवित्र बनते हैं तो आपके संस्कार का डीएनए स्ट्रक्चर इतना प्योर हो जाता है जो कि आगे आने वाले 21 बर्थ्स के लिए आपके शरीर, मन और समाज पर उसका प्रभाव पड़ता है। ओके, सो दिस इज साइंटिफिक। कैसे हमारे आज के कर्म हमारे आने वाले 21 बर्थ्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। और ये बात तो साइंस को नहीं पता कि अभी हम संगम युग पर हैं। आज हम एक डिफरेंट टाइमलाइन में हैं। ये कोई सिंपल सी टाइमलाइन नहीं चल रही है धरती पे अभी। तो इन चीज़ों का इफेक्ट हमारे आने वाले 21 बर्थ्स पे नहीं, पूरे 84 बर्थ्स पे होने वाला है। क्योंकि साइंस को तो नहीं पता ना कि अभी संगम युग चल रहा है। सो बहुत सोच समझ के इस संगम युग के पीरियड को निकालें, एंजॉय करें इस पीरियड में, अपने थॉट प्रोसेस को ठीक रखें। इस जन्म में मेहनत करेंगे, आने वाले 21 नहीं 84 बर्थ सिक्योर हो जाएंगे। और अगर हम इस जन्म में अलबेलेपन में रह जाएंगे, संसार को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, हमारी बुद्धि में अगर क्वेश्चंस नहीं उठते कि ये दुनिया चलती कैसे है, अगर हमारे पास हर चीज़ का जवाब नहीं है तो देयर इज़ नो बेनिफिट। क्योंकि अगर अभी भी सॉल्यूशंस नहीं है, हमारे पास पूरे कल्प वो चीज़ के सॉल्यूशंस नहीं होने वाले हैं। इस टाइम भगवान आके पढ़ा रहे हैं, हमारे पास हर चीज़ का सॉल्यूशन होना चाहिए, है ना। अगर हम ज्ञान सागर के स्टूडेंट्स हैं, हमारे साथ कोई भी चीज़ होती है और हम कह देते हैं हमें तो नहीं पता ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, हमें नहीं पता वो चीज़ कैसे होती है। एक स्टूडेंट के जैसे सोचो जिसका टीचर खुद ओशन ऑफ नॉलेज है, उसको अगर खुद चीज़ों का नहीं पता, वो संसार में परिवर्तन कैसे लाने वाले हम। दिस इज़ द टाइम जहाँ हमें हर चीज़ के सल्यूशन का पता होना चाहिए, हर क्यों का हमारे पास जवाब होना चाहिए, जो मिलेगा मुरली एनालिसिस से, ज्ञान को समझने से। सिर्फ मुरली एनालिसिस इज़ नॉट इनफ, मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस ही चाहिए। यूनिक मेडिटेशन टेक्निक्स हमें इन्वेंट करनी पड़ेंगी जिसमें नए नए एक्सपीरियंसेस होंगे। वो चीज़ें तब होंगी जब हम इस चीज़ को सीरियसली लेंगे कि हमारे आज के पैटर्न्स 21 बर्थ्स को चेंज कर रहे हैं। जब इस ज्ञान को हम सच में समझने की कोशिश करेंगे तब। इसके लिए हमें क्यूरियस होने की ज़रूरत है। नाउ फाइनल एंड लॉजिकल समरी, हम सात्विक भोजन लेते हैं, सात्विक प्योर एनर्जी बेस्ड खाना खाते हैं, योग से माइंड को डिटॉक्स करते हैं, आत्मा के संकल्पों को रिफाइन करते हैं और अपने कर्मों को डिवाइन बनाते हैं, तो हम बन जाते हैं
फ्यूचर रेडी डिवाइन ह्यूमन, एक सच्चा देवता। इसी जन्म में देवता बन जाएंगे। सी हाउ ब्यूटिफुल दिस इज। हमें सतयुग लाने की ज़रूरत नहीं है देवता बनने के लिए। हमारे बिहेवियर से हम देवता बनते हैं, जिसके लिए लिस्ट ऑफ धारणाएं हैं। खाना हमें प्योर खाना है, माइंड डिटॉक्स रखना है, संकल्प हमारे अच्छे चलने चाहिए, कर्म हमारे अच्छे होने चाहिए, और हमें सतयुग की ज़रूरत नहीं है। फिर हम फ्यूचर रेडी डिवाइन ह्यूमंस हैं अब भी से। और इस डिवाइन ह्यूमन का केवल स्पिरिचुअल बेनिफिट नहीं होता। ऐसे नहीं कि केवल स्पिरिचुअलिटी में हम हाई हो जाएंगे, नहीं, संसार के हर फील्ड में यू सबसे अलग नजर आओगे। दुनिया के हर फील्ड में आप सक्सेसफुल होगे। हर अचीवमेंट हम कर सकते हैं इफ वी आर डिवाइन ह्यूमंस। हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो ये टैग लगा है ना इंडिया पे, डेवलपिंग नेशन है, हम उसे डेवलप्ड नेशन बना सकते हैं। दोबारा से सोने की चिड़िया बना सकते हैं। हम यूथ को एटलीस्ट अपने चरित्र को सुधारने की ज़रूरत है, अपने अंदर एक डिविनिटी लाने की ज़रूरत है, बिकॉज वी आर द फ्यूचर। सो आप एक मेडिटेशन एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जिसमें अपने आप को लाइट अज्यूम करें। ये अजम्पशन भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी मैथ की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए पहले अज्यूम करना पड़ता है, उसके बाद कुछ सल्यूशन निकलता है और चीज़ें प्रूव होती हैं, राइट। ऐसे अपने आप को लाइट अज्यूम करें, सुप्रीम लाइट से अपनी लो लाइट को चार्ज करें, अपने भोजन, संकल्प और कर्मों को सात्विक बनाएं, और 21 बर्थ्स के लिए तंदुरुस्त बने, और 84 बर्थ्स के लिए एक डिवाइन बुद्धि अपने अंदर भरे। क्योंकि 21 बर्थ्स तो हम देवता रहने वाले हैं, चलो ठीक है, थिंग्स विल बी नॉर्मल आउटसाइड, बट आने वाले 63 जन्म ज़रूरत होगी इस दुनिया को हमारी, तब हमारे अंदर वो डिविनिटी चाहिए, वो बुद्धि चाहिए जो हम संसार को चला सके, क्योंकि बाबा नहीं आने वाले तभी। तो अपने अंदर इतनी पावर भरे कि केवल 21 जन्मों की बादशाही नहीं, आने वाले 84 जन्मों तक हम इस पूरे संसार को ऑपरेट कर सकें, इतनी पावर भरे। और ये सभी ब्राह्मण्स के लिए नहीं है, कुछ लिमिटेड ब्राह्मण्स ही इस तरह से सोच पाएंगे और ये चीज़ कर पाएंगे। आई वॉन्ट यू टू थिंक लाइक दिस। बी अ अमेजिंग स्टूडेंट, बी अ यूनिक ब्राह्मण, बी अ टॉपर ऑफ आवर यूनिवर्सिटी at least. A final quote: you don't just eat food, you eat thoughts, you eat vibration, you eat sanskars. So choose wisely, live divinely. ठीक है, सिर्फ खाना नहीं खा रहे हो, सामने वाले की सोच भी आपके अंदर जा रही है, उसके वाइब्रेशंस आपके अंदर जा रहे हैं, उनके संस्कार भी आपके अंदर जा रहे हैं। इफ़ यू आर देवता और सामने वाला इज़ नॉट देवता, तो वो नोट देवता आपको इफेक्ट करने वाला है, वो आपको भी नोट देवता बनाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के खाएं। और भोजन की धारणा, इट्स नॉट दैट टफ, खुद बनाना इज ऑल्सो नॉट दैट टफ। फ्रूट डाइट पे रहो, अच्छे से अच्छा एक टाइम भोजन बना लो, अच्छे से अच्छा खाओ, है ना, जूसेस लो, सात्विक भोजन खाओ। देवताओं के लिए कहा जाता है अल्पाहारी होते हैं, बहुत ज़्यादा भोजन नहीं चाहिए होता देवताओं को। कृष्ण के लिए भी कहते हैं अल्पाहारी थे, क्योंकि एनर्जी किससे मिलती है शरीर को? योग से। पेट भर के खाना ज़रूरी है, हम मना नहीं कर रहे, बट वाइब्रेशन ज़रूर चेक करें उस भोजन की, कहीं वो आपकी स्थिति ख़राब ना कर रहे हो, कहीं वो आपके संस्कार, एक तो आप इतना टेंशन दे के संस्कार चेंज करो और किसी का खाना आके उनको ख़राब कर दे,
है ना? इसीलिए भोजन की धारणा पे ध्यान दें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओम शांति।